अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मारियास लर्निंग। हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर भी हम लोग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं। एक वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस किया। फिर उसी के अंदर हम लोगों ने इनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया कि किन किन बेसिस पर WBCs को कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। वहाँ पर हम लोगों ने दो टाइप्स देखी, एक है ग्रैन्युलोसाइट और एक है एग्रैन्युलोसाइट। उसी वीडियो के अंदर हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स को यानी कि इस पोर्शन को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ग्रैनुलोसाइट स्टार्ट किया। एक ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर हम लोगों ने फैगोसाइटिक सेल, जिन्हें प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है, उसको और उसके डिफरेंट टाइप्स को यानी कि मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी तक हम लोग इस पोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर। उन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, मैं आपको दे दूंगी, आप लोग वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो करनी है हम लोगों ने लम्फोसाइट्स को, यानी कि ए ग्रैनुलोसाइट्स के लम्फोसाइट्स को, और इसके अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आनके सेल्स को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेचुरल किलर सेल्स, जिनके लिए आनके सेल्स की टर्म भी यूज़ की जाती है, ये लम्फोसाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस फैमिली के अंदर दो और सेल्स भी आते हैं जिन्हें बी और टी सेल्स भी कहते हैं। इन बी और टी सेल्स को हम लोग अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। एनके सेल्स इनेट इम्यून सिस्टम में असेंशियल रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ये पेट्रोलिंग लम्फोसाइट्स होते हैं जो कि पेट्रोल करते रहते हैं, बॉडी में घूमते रहते हैं और एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। जब भी जहाँ पर भी किसी टाइप का इन्फेक्शन होता है या इन्हें गड़बड़ नज़र आती है तो फ़ौरन से वहाँ पर पहुँचते हैं, अपना डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है कि ये फ्रंट लाइन्स के डिफेंसिव सेल हैं, क्योंकि ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इनेट इम्यून सिस्टम में रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसीलिए इन्हें क्लासीफाई किया जाता है इनेट लम्फोसाइट ग्रुप के अंदर। इनके लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है एंड दैट इज़ ILC। नेचुरल किलर सेल्स के लिए नेचुरल किलर का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि एनके सेल्स को किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती फॉर एक्टिवेशन एंड स्टिमुलेशन। दे आर इंडिपेंडेंट सेल्स, दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ स्टिमुलेशन और स्टिमुलेटरी फैक्टर। जैसे कि अगर इनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स की बात की जाए, यानी कि अदर लम्फोसाइट्स की बात की जाए, बी और टी सेल्स को देखा जाए, तो उन्हें किसी ना किसी एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। उन्हें किसी ना किसी प्री स्टिमुलेशन या प्री स्टिमुलेटरी फैक्टर की ज़रूरत होती है। टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स तब तक अपना काम स्टार्ट नहीं करते, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते जब तक एंटीजन की प्रोसेसिंग ना हो और उनकी एंटीजन की फुल प्रोसेसिंग करके MHC के थ्रू उन्हें प्रेजेंट ना किया जाए, तब तक टी सेल जो है वो एक्टिवेट नहीं होते, तब तक टी सेल जो अपना काम नहीं करते। इसी तरह बी सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी किसी न किसी स्टिमुलेटरी फैक्टर की ज़रूरत होती है, एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। जबकि आनके सेल्स में के केस में ऐसा नहीं होता। नेचुरल मीन कुदरती, इनके अंदर कुदरती इतनी एबिलिटी होती है, नेचुरली इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि इन्हें ये विदाउट प्री स्टिमुलेशन, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही टारगेट सेल्स को जो है वो किल करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर इनके दूसरे इम्यून सेल्स का कंपैरिजन इन सेल्स के साथ किया जाए, इन कंट्रास्ट टू अदर इम्यून सेल, जिन्हें अपने टारगेट को किल करने के लिए, जिन्हें अपनी साइटोलाइसिस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक कॉन्सिडरेबल पीरियड की ज़रूरत होती है। जबकि एनके सेल्स में ऐसा नहीं होता है। एनके सेल्स ऑलवेज प्रोवाइड रेडी टू किल मशीनरी इन द इम्यून सिस्टम। इनके पास हमेशा मशीनरी रेडी होती है, किलिंग मशीनरी रेडी होती है। जैसे ही अपने टारगेट को देखते हैं वहाँ पर फ़ौरन से एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हें ना तो किसी स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है और इन्हें ना ही किसी टाइम की ज़रूरत होती है। इनके पास हमेशा से अपनी मशीनरी जो है वो रेडी रहती है और ये हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही किसी टारगेट को देखेंगे वहाँ पर अपना जो मैकेनिज़्म है उसको ऑन कर देते हैं और वहाँ पर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। पेरिफेरल ब्लड में अगर इनकी कंसंट्रेशन की बात की जाए तो ये 5 to 15% होते हैं टोटल लम्फोसाइट्स के। यहाँ पर मैं टोटल लम्फोसाइट्स की बात कर रही हूँ, यानी कि टोटल लम्फोसाइट्स में से एनके सेल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो 5 to 15% होती है। टोटल WBC में इनकी कंसंट्रेशन 5 to 15% नहीं होती। टोटल लम्फोसाइट में से इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 5 to 15% होती है। ब्लड के अलावा ये अबंडेंट अमाउंट में बोन मैरो, लीवर, यूट्रस, स्प्लीन और लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लेसर अमाउंट में, यानी कि इनकी लेसर कंसंट्रेशन जो है वो सेकेंडरी लम्फॉइड टिश्यू,
म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू और थाइमस के अंदर भी प्रेजेंट होती है। अगर इनके डिफेंस की बात करें कि ये किन चीज़ों के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट करते हैं। वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने में और बॉडी से रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये कैंसर सेल्स को भी डिटेक्ट करने, किल करने और बॉडी से रिमूव करने में एक मेन रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से कैंसर स्टडीज़ के अंदर, कैंसर रिसर्च में एनके सेल्स को बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी ऑफ नेचुरली किलिंग मैकेनिज्म और प्रोवाइडिंग फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कैंसर। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एनके सेल्स को यूटिलाइज करके कैंसर ट्रीटमेंट पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। रिसर्चर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कैंसर ट्रीटमेंट में एनके सेल्स को लेकर। इसके अलावा एनके सेल्स प्लेसेंटा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे होते हैं वहाँ पर। इनेट इम्यूनिटी के साथ साथ ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा असेंशियल रोल प्ले करते हैं। एनके सेल्स कुछ स्पेशल टाइप के साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, जैसे कि इंटरफेरोन गामा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा यानी कि टीएनएफ अल्फा को भी सिक्रिएट करते हैं, जो कि दूसरे इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स को रिक्रूट करते हैं ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हेंस किया जा सके। पहले ये समझा जाता था कि एनके सेल्स की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो के अंदर होती है, लेकिन रिसेंट रिसर्च और रिसेंट स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि इनकी जो मैचुरेशन होती है वो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर भी होती है, जैसे कि सप्लीन और टॉन्सिल्स के अंदर भी इनकी मैचुरेशन होती है। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे एनके सेल्स अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स यानी कि बी सेल्स और टी सेल्स से डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली एनके सेल्स के सरफेस पर CD3 प्रोटीन और TCR यानी कि टी सेल रिसेप्टर, जो कि नॉर्मली टी लिम्फोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं होते। इसी तरह BCR यानी कि बी सेल रिसेप्टर्स और IgM IgD के रिसेप्टर, जो कि नॉर्मली बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, वो इनके सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होते हैं। इन्हीं वजह से ये इन्हें डिस्टिंग्विश किया जाता है अपनी लिम्फोसाइट यानी कि दूसरे लिम्फोसाइट फैमिलीज के मेंबर्स थे। इनके सरफेस पर लिमिटेड सेट ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी के सेल्स में किसी भी टाइप के डैमेज के रिस्पॉन्स में ट्रिगर होते हैं। टू टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक को कहते हैं एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स और इन्हें स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, और दूसरे कहलाते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। यही रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं टारगेट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स को, और फिर डिसाइड करते हैं कि एनके सेल्स ने एक्टिवेट होना है या नहीं होना। ऐसे कह लें कि यही जो दो रिसेप्टर्स है, एक्टिवेटिंग रिसेप्टर और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स, ये एनके सेल्स की एक्टिवेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनहिबिटरी रिसेप्टर में से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, वो है हमारे पास KIRS यानी कि किलिंग इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज कर रहा होता है MSC क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स को ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर। हम लोगों ने हमारी एक वीडियो लेक्चर के अंदर, जहाँ पर हम लोगों ने फेगोसाइटिक सेल्स को, ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ पर एक बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनकी सबकी सरफेस के ऊपर MSC क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सब वर्क कर रहे होते हैं एज अ नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर। यानी कि उनकी अपने अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो उसको फेगोसाइटोस करके, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग करके, उसको MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल के थ्रू टी सेल्स को प्रेजेंट करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है। तो अब ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स क्या कर रहे होते हैं, KIRS क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं MSC क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स को। अगर इन्हें MSC क्लास 1 के मॉलिक्यूल किसी सेल के ऊपर मिल जाते हैं, तो ये फ़ौरन से वहाँ पर सिग्नल जनरेट करते हैं, अन के सेल्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट हमने एक्टिवेट नहीं होना, क्योंकि ये अपनी बॉडी का नॉर्मल सेल है, हेल्दी सेल है, अपना ही बॉडी का सेल है, हमने इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना क्योंकि MSC क्लास 1 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। अगर MSC क्लास 1 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिग्नल जनरेट करते हैं कि भाई कोई गड़बड़ है, हमने इसके अगेंस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करना है। या तो ये कोई इन्फेक्टेड सेल है, या फिर कोई एंटीजन है, या फिर कोई कैंसरस सेल है। ऐसा कोई सेल है जो कि बॉडी का अपना सेल है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हो गई, वो मे भी हो सकता है ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, या कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल है, तो हमने इसके अगेंस्ट अपना एक्शन शो करना है। तो ये KIR जो है ये कंट्रोल कर रहे होते हैं एनके सेल्स की एक्टिवेशन को। इनके सरफेस पर कुछ और भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि CD56 और CD16।
CD16 जो है वो एंटीबॉडी जी अमीनोग्लोबन जी के एफसी रीजन के साथ बाइंड करता है और एनके सेल्स की साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी में एक रोल प्ले कर रहा होता है। एनके सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स लाइक परफोरिन और ग्रैन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स और एंजाइम्स के थ्रू ये अपनी साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और टारगेट सेल को किल करता है। अब डिस्कस करते हैं कि एनके सेल किस तरह से टारगेट सिलेक्शन करता है, कैसे उस टारगेट को किल करता है और अपनी साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। एनके सेल अपनी टारगेट सिलेक्शन टू वेज से करते हैं या टू पाथवेज के थ्रू करते हैं। फर्स्ट वन है लो एक्सप्रेशन लेवल ऑफ एमएससी क्लास 1। एमएससी क्लास 1 का एक्सप्रेशन लेवल अगर लो होगा, कम होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा, तब एनके सेल्स क्या होंगे, वो एक्टिवेट होंगे। एनके सेल्स की सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स जिन्हें स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। इनहिबिटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये एनके सेल्स की फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। आई मीन टू से कि एनके सेल्स को अपना किलिंग फंक्शन परफॉर्म करने से ये रोकते हैं। एक्टिवेटिंग और स्टिमुलेटरी रिसेप्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं एनके सेल्स को कि अपने टारगेट्स को, अपने ये जो उन्होंने टारगेट सिलेक्शन किया है, टारगेट सेलेक्ट किया है, उसको ये किल करें, उनको प्रमोट करते हैं एनके सेल्स को कि वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करें। ना क्वेश्चन इज अराइजेस कि एनके सेल्स को किस तरह से पता चलता है कि इस सेल्स के अगेंस्ट वर्किंग करनी और इस सेल्स के अगेंस्ट वर्किंग नहीं करनी। तो उसका आंसर ये है कि एनके सेल्स क्या करते हैं, एमएससी क्लास 1 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं। उन्हें फाइंड करते हैं कि ये किसी सेल के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नॉर्मल बॉडी के सेल्स की बात करें तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनकी सबकी सरफेस के ऊपर एमएससी क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। उसके अलावा एनके सेल्स के लिए कुछ एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि एनके लाइगेंड्स के नाम से जाना जाता है। मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रही कि वो कौन से होते हैं, बस आप उनको एनके लाइगेंड से याद रख लें। अब जो एनके सेल्स के एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स होते हैं वो एनके लाइगेंड के साथ बाइंड करते हैं जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो एमएससी क्लास 1 के साथ बाइंड करते हैं। सो जैसे ही ये बाइंडिंग होती है, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक सिग्नल जनरेट करते हैं। उस सिग्नल जनरेट करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं एनके सेल्स को कि इट्स नॉर्मल बॉडी सेल्स, सो देयर इज़ नो नीड टू बी किलिंग। इन्हें किल करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर अपने फंक्शन को परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी का सेल है। लेकिन जैसे ही एनके सेल्स किसी इन्फेक्टेड सेल्स के कांटेक्ट में आता है जहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या कैंसरस सेल्स के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स होते हैं वो लाइगेंड के साथ तो बाइंड कर जाते हैं, लेकिन जो इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं उनकी बाइंडिंग एमएससी क्लास 1 के साथ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, वायरल अटैकिंग सेल होते हैं, उनके ऊपर एमएससी क्लास 1 या तो ख़त्म हो जाती है या फिर उसका बहुत ज़्यादा लो लेवल प्रेजेंट होता है। अगर ख़त्म हो गई है तो वहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगी, वहाँ पर पता चल जाएगा ये इन्फेक्टेड सेल है, वहाँ पर भी इनहिबिटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो एक सिग्नल जनरेट करेंगे, फ़ौरन से इन्फॉर्म करेंगे एनके सेल्स को कि कोई ना कोई गड़बड़ है, हमारी बाइंडिंग नहीं हो रही एमएससी क्लास 1 के साथ, एमएससी क्लास 1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो इट्स मीन कि यहाँ पर अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, एनके सेल्स अपने साइटोटॉक्सिक जो प्रोटीन्स और एंजाइम है उन्हें सिक्रीट करेंगे। सबसे पहले वो परफोरिन को सिक्रिएट करेंगे। परफोरिन का नाम ही बता रहा है, ये क्या करता है, ये परफोरेट करता है, यानी कि सुराख बना देता है, लाइस कर देता है सेल की। जैसे ही सेल के अंदर सुराख बन जाएंगे तो वहाँ से अ, अगर तो बैक्टीरियल कोई सेल है या फंगल सेल है तो इजी हो जाएगा कि जैसे ही सेल के अंदर परफोरेशन हुई है, सेल के अंदर सुराख बन गया, सेल की लाइसिस हो गई है, तो सारे का सारा जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर इन्फेक्टेड सेल है, वायरल इन्फेक्टेड सेल है, तो वायरस के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान काम हो जाएगा। सुराख हो गए हैं, तो वायरस का तो काम ही यही होता है, वायरस ने क्या करना होता है, रेप्लिकेट करना होता है, सेल को बस्ट करना होता है और वहाँ से बाहर निकल के दूसरे सेल के पास जाना होता है ताकि वहाँ पर अपने इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सके। तो अब जब परफोरीन ने सुराख कर दी हैं, तो ये तो वायरसेस के लिए बहुत ज़्यादा आसान काम हो गया है। एनके सेल सिर्फ सुराख नहीं करता, परफोरीन को रिलीज नहीं करता, वो क्या करते हैं, परफोरीन के साथ साथ ग्रेन एंजाइम को भी रिलीज करता है। परफोरीन के जो सुराख बनाए होते हैं
उनके थ्रू जो होल क्रिएट किए होते हैं, उनके थ्रू ग्रैन एंजाइम जो है वो सेल की इन्फेक्टेड सेल के अंदर जाता है और वहाँ पर जो भी वायरस प्रेजेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको किल करता है। वहाँ पर ये वर्क कर रहा होता है। ग्रैन एंजाइम इज जस्ट लाइक अ ग्रेनेड। जिस तरह ग्रेनेड काम करते हैं वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं, ये भी ऐसे क्या करते हैं, सेल को ब्लास्ट कर देते हैं और इस तरह से सेल को ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है। अगर एमएससी क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट हैं या प्रेजेंट नहीं है तो इस तरह से एनके सेल वर्किंग करता है। अब एक और केस डिस्कस करते हैं। एक ऐसा केस जिसमें कोई भी इन्फेक्शन है वो अर्ली स्टेजेस में है या कैंसर है वो अर्ली स्टेज में है। तो उस केस में क्या होता है, उस सेल के अंदर जिसके अंदर कैंसर या इन्फेक्शन अर्ली स्टेजेस में है वहाँ पर एमएचसी क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पूरी तरह रिड्यूस नहीं हुए होते हैं। वहाँ पर कोई ना कोई मतलब थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर एनके सेल्स क्या करता है, वहाँ पर ये चेक कर रहा होता है कि किसकी बाइंडिंग किसके साथ ज़्यादा हो रही है। इसको इस तरह समझे कि एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स हैं, उनकी बाइंडिंग लाइगेंड्स के साथ हो रही है। इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं, उनकी बाइंडिंग एमएससी क्लास 1 के साथ हो रही है। एमएससी क्लास 1 प्रेजेंट है लेकिन वो इन्फेक्टेड है, अर्ली स्टेजेस में है। तो वहाँ पे ये चीज़ एनके सेल चेक करता है कि किसकी बाइंडिंग किसके साथ ज़्यादा हो रही है। एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स की लाइगेंड के साथ ज़्यादा बाइंडिंग हो रही है या एमएससी 1 के मॉलिक्यूल्स के इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के साथ ज़्यादा बाइंडिंग हो रही है। ऐसा नहीं होता कि एनके सेल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिवेटिंग रिसेप्टर और एक ही इनहिबिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा ये भी नहीं होता कि नॉर्मल सेल्स के सरफेस के मतलब सेल की सरफेस के ऊपर, नॉर्मल नहीं, इन्फेक्टेड सेल्स की सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही एमएचसी क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नहीं होते, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स की लाइगेंड के साथ ज़्यादा बाइंडिंग है एज़ कम्पेयर टू इनहिबिटरी रिसेप्टर्स की एमएचसी क्लास 1 के साथ, यानी कि एमएचसी और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स की जो बाइंडिंग है उसकी रेशो कम है लाइगेंड की, और एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स की बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है। तो तब भी क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसको किल करने की ज़रूरत है, इस टारगेट सेल्स को किल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एमएचसी की जो लेवल है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। यानी कि नॉर्मल केस में एमएससी के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मुकाबले में यहाँ पर जो बाइंडिंग हो रही है इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के साथ वो कम है। तो इस तरह से भी एक सिग्नल जनरेट होता है अगर एमएससी के लेवल जो है वो रिड्यूस हो, कम हो। जब नहीं होता तब तो बहुत ईजी है कि बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, उसको तो किल करना ही करना है। लेकिन अगर एमएससी के लेवल कम है, प्रेजेंट है, तो तब वहाँ पर देखा जाता है कि एक्टिवेटिंग रिसेप्टर की बाइंडिंग कितनी ही ज़्यादा हो रही है और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स की कितनी बाइंडिंग हो रही है। सेकेंड पाथवे जिसको एनके सेल यूटिलाइज करते हैं वो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, जिसको एडीसीसी भी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, लेट्स सपोज किसी सेल में एबनॉर्मेलिटी आ गई है, कोई नॉर्मल सेल है वो ट्यूमर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। एबनॉर्मेलिटी की वजह से सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स में कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जिन्हें स्ट्रेस मॉलिक्यूल्स या उनके लिए मार्कर ऑफ स्ट्रेस का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ये टर्म भी यूज़ की जाती है, उनकी एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिनके रिस्पॉन्स में बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। एंटीबॉडीज़ में भी अगर बात करें तो आईजीजी की फॉर्मेशन होती है। आईजीजी क्या करती है, वो एंटीजन वो जो ट्यूमर सेल्स है उसके सरफेस के ऊपर जो मार्कर ऑफ स्ट्रेस प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ जाके बाइंड करती है और वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है जिसे बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही एनके सेल्स के कांटेक्ट में आता है तो एनके सेल्स के ऊपर सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं CD16। ये स्पेसिफिक होते हैं आईजीजी के एफसी रीजन के लिए। इनकी बाइंडिंग हो जाती है आईजीजी के एफसी रीजन के साथ। जैसे ही बाइंडिंग होती है उसके साथ ही एनके सेल्स की डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एनके सेल के जो ग्रेन्स हैं वो ग्रेन्यूल्स हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले परफोरिन रिलीज़ होती है। परफोरिन क्या करती है, जाके टारगेट सेल्स के होल क्रिएट कर देती है, वहाँ पर सुराख कर देती है और फिर ग्रैन एंजाइम भी सिक्रीट होता है, रिलीज़ होता है और इसके साथ ही जो टारगेट सेल्स है उसकी किलिंग स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से बॉडी से उनको रिमूव कर दिया जाता है। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ एनके सेल।